गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, निबंध आधुनिक काल की ही देन है। यदि आधुनिक काल में गद्य का विकास नहीं होता तो निबंध का भी अस्तित्व नहीं होता। निबंध आपको पता है नी प्लस बंध दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। तो यह गद्य की ऐसी विधा होती है जो पूरी तरह से कसी हुई होती है, जिसमें विचारात्मक शब्द होते हैं, जिसमें भावनात्मक शब्द होते हैं, जिसमें अभिव्यंजनात्मक शैली का इस्तेमाल किया जाता है। तो निबंध पूरी तरह से आधुनिक काल की देन है। ये मैंने कुछ बिंदु तैयार की हैं। इन बिंदुओं पर ही हम अपनी चर्चा को केंद्रित रखते हुए आज के इस विषय निबंध के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। जैसे एक कवि के लिए गद्य लिखना अपने आप में चैलेंजिंग होता है, अपने आप में उसके लिए एक कसौटी से भरा होता है, ठीक उसी प्रकार से निबंध भी गद्य की कसौटी मानी जाती है, क्योंकि निबंध काफ़ी कसा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है, जिसमें विचारों को संतुलित करके और विचारात्मक शैली के अंदर, भावनात्मक शैली के अंदर, अभिव्यंजनात्मक शैली के अंदर, समस्यात्मक शैली के अंदर जिसको प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए हम निबंध को गद्य की कसौटी कहते हैं। भाषा के गद्य का स्वरूप पूर्णतः विकसित हो जाने पर ही उच्च कोटि के निबंध लिखे जा सकते हैं। जब भाषा में गद्य का स्वरूप पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसकी शैली निर्धारित हो जाती है, तभी हम उच्च किस्म के निबंध लिख सकते हैं। यदि गद्य का सही तरीके से विकास नहीं होता तो उच्च कोटि के निबंध भी नहीं लिखे जा सकते। गद्यात्मक विधा होने के कारण हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से पहले निबंध का कोई अस्तित्व नहीं मिलता। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी भी गद्य की विधाएं हैं, चाहे वो नव्यतर विधाएं हैं, चाहे वो गद्य विधाएं हैं, सभी की सभी आधुनिक काल की देन है, क्योंकि आधुनिक काल को हम गद्य काल भी कहते हैं। तो गद्य का जो संपूर्ण विकास है वो आधुनिक काल में ही हुआ है। भारतेंदु युग में या उससे कुछ पहले जब हिंदी में गद्य का प्रयोग होना आरंभ हुआ था तो इसका पहला रूप लघु निबंधों और टिप्पणियों के रूप में सामने आया। वास्तव में तो हम ये मानते हैं कि भारतेंदु युग से ही हिंदी गद्य की शुरुआत हुई थी और निबंध भी उसी काल में लिखे गए थे, लेकिन भारतेंदु से पहले भी कुछ लघु निबंध और टिप्पणियां देखने को मिलती हैं, जो एक प्रकार से गद्य का प्रारंभिक रूप था। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो आधुनिक काल में मुद्रण यंत्र के विकास के पश्चात विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। फलस्वरूप हिंदी निबंध का उद्भव और विकास होने लगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, आधुनिक काल में जो है मुद्रण का विकास हुआ था, छापे खानों का विकास हुआ था, जिसका परिणाम जो है एक प्रकार से हमारे लेखन कार्य पर भी पड़ा और बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। इन पत्र पत्रिकाओं में उस काल के जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार होते थे उनके निबंध छपते थे। उसके बाद यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो निबंध साहित्य के विकास में तत्कालीन परिस्थितियों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इन पर अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं का भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जब आधुनिक काल की शुरुआत हुई तो जैसे आपको पता है, भारत में छापे खाने की स्थापना हुई। जो है पुर्तगालियों ने भारत में गोवा के अंदर पहले छापे खाना प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। उसमें जो है वो अपना क्रिश्चियनिटी का, ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। उसमें आर्टिकल छपते थे उनके अंग्रेजी के अंदर, और भी उनके जो है एक प्रकार के निबंध छपते थे। उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे भारतीय, खासतौर से हिंदी निबंधों पर भी देखने को मिलता है। यदि हम अगले बिंदु की बात करें तो निबंध के इतिहास को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। यदि हम भारतेंदु युग की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग का समय था। 1900 से लेकर के 1920 तक का समय जो था वो द्विवेदी युग का समय था। 1920 से 1940 तक का जो समय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से, शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। और शुक्लोत्तर युग जो है 1940 के बाद का युग जो है शुक्लोत्तर युग है। इन विभिन्न चरणों के अंदर जो है निबंध का धीरे धीरे विकास हुआ। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान के जो निबंध हैं वो विश्व की किसी भी भाषा से जो है तुलना कर सकते हैं, किसी भी भाषा से मुकाबला कर सकते हैं। आज उच्च कोटि के निबंध लिखे जाते हैं। यदि हम भारतेंदु युग के बिंदुओं की बात करते हैं तो भारतेंदु युग के अंदर जो है जो निबंधों की खास बात थी, क्योंकि ये एक तरह से प्रारंभिक युग था, तो इसमें निबंध जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में मिलते हैं।
तो भारतेंदु युग में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के कारण इस युग के साहित्यकारों के निबंध इनमें प्रकाशित होने लगे थे। तो इस काल के अंदर बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं एक बहुत अच्छे संपादक थे, पत्रकार थे। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन चलाई, कवि वचन सुधा चलाई। वो खुद भी बहुत अच्छे लेख लिखते थे, नाटक लिखते थे। इस प्रकार से जो है प्रारंभिक रूप जो है हमें निबंधों का देखने को मिलता है। यदि हम भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकारों की बात करते हैं तो उसमें भारतेंदु जी स्वयं थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे, उसमें प्रताप नारायण मिश्र थे, बाल मुकुंद गुप्त थे, राधाचरण गोस्वामी थे। यदि हम बात करें तो ये सभी के सभी जो है भारतेंदु युग के बड़े प्रसिद्ध निबंधकार थे। और भारतेंदु का एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध है स्वर्ग में विचार सभा। ये भारतेंदु का हास्य प्रधान निबंध है और इसमें जो है भारतेंदु जी ने तत्कालीन परिस्थितियों पर बड़ा भारी व्यंग किया है। ये उनका बड़ा प्रसिद्ध एक प्रकार का निबंध संग्रह है। भारतेंदु के निबंधों की परिधि अत्यंत विस्तृत है क्योंकि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। काव्य क्षेत्र में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया, पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया और निबंध में भी उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। यदि हम भारतेंदु युग के साहित्यकारों की बात करते हैं, निबंधकारों की बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। इनके निबंध भावात्मक व विचारात्मक दोनों प्रकार के इन्होंने निबंध लिखे। बालकृष्ण भट्ट ने इनके प्रसिद्ध निबंध हैं चंद्रोदय, आशा, खटका, मुक्त माधुरी, आत्मनिर्भरता और इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। ये इनके बड़े प्रसिद्ध निबंध हैं। और इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए ये एक प्रकार का इनका व्यंग्यात्मक निबंध है, एक प्रकार का व्यंग्यात्मक निबंध है। तो इस प्रकार से ये बालकृष्ण भट्ट के बड़े प्रसिद्ध निबंध हैं। भारतेंदु युग की यदि हम पत्र पत्रिकाओं की बात करते हैं जिन्होंने निबंध इस नव्यतर गद्य विधा को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उसमें हम हरिश्चंद्र मैगजीन की चर्चा कर सकते हैं, कवि वचन सुधा की चर्चा कर सकते हैं, उसमें ब्राह्मण पत्रिका की चर्चा कर सकते हैं, इसमें नागरी पत्रिका है, नीरज पत्रिका है, आनंद कादम्बनी उस समय की बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है। तो ये जो है इन पत्रिकाओं ने कहीं ना कहीं जो है भारतेंदु युग के अंदर निबंध जो एक नव्यतर गद्य विधा थी उसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया। हालांकि ये निबंध का प्रारंभिक रूप था, उतने उत्कृष्ट निबंध तो नहीं लिखे गए, लेकिन एक शुरुआत बहुत अच्छी थी भारतेंदु। इसलिए भारतेंदु को हम जो है गद्य का जनक मानते हैं। उन्हीं से जो है एक प्रकार से आधुनिक काल शुरू हुआ और जितनी भी गद्य की विधाएं हैं उन पर थोड़ा थोड़ा किसी में प्रौढ़ कार्य हुआ और किसी में जो है थोड़ा कार्य हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत प्रशंसनीय कार्य इस काल में देखने को मिलता है। इस युग में धर्म, राजनीति, समालोचना, नाटक, प्राकृतिक वर्णन आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। यदि भारतेंदु युग के निबंधों की बात करते हैं तो उसमें कौन से विषय थे, तो उनमें आपका धर्म का विषय था, राजनीति का विषय था, समालोचना का विषय था, नाटक का विषय था, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित विषयों पर जो है इस काल में बहुत सारे निबंध लिखे गए। यदि हम अगले दूसरे काल की बात करते हैं द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी आपको पता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। इसको जो है द्विवेदी जी खुद एक बहुत अच्छे संपादक थे, बहुत अच्छे लेखक थे। सरस्वती पत्रिका इस काल की बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज मानी जाती है। 1903 से लेकर के 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया और इसमें उस काल के बड़े अच्छे जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार होते थे उनके निबंध छपते थे, उनकी कहानियाँ छपती थी, उनकी लघु कथाएँ छपती थी। तो सरस्वती पत्रिका अपने आप में साहित्यिक क्षेत्र में क्रांति से कम नहीं थी। तो द्विवेदी युग की जब भी हम बात करते हैं तो सरस्वती पत्रिका के बिना द्विवेदी युग जो है एक प्रकार से अधूरा है। इस युग की क्रांतिकारी को सरस्वती पत्रिका थी जिसमें अनेक निबंध छपते थे। इस पत्रिका का संपादन करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने धर्म, विज्ञान, राजनीति आदि पर अनेक विषयों पर जो है इस सरस्वती पत्रिका के अंदर निबंध लिखे थे। द्विवेदी युग में खड़ी बोली साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। यदि हम भारतेंदु युग की बात करते हैं तो उसमें साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन द्विवेदी काल तक आते आते जो है खड़ी बोली का परिष्कृत रूप साहित्य के अंदर देखने को मिल रहा था। और द्विवेदी काल की जो है जो खड़ी बोली थी वो एक प्रकार से साहित्यिक भाषा के रूप में इस युग में प्रतिष्ठित हो गई थी। और उस समय जो लेख लिखे जाते थे, जिस भी प्रकार का साहित्य लिखा जाता था वो खड़ी बोली के अंदर ही लिखा जाता था। द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, द्विवेदी जी स्वयं बहुत अच्छे निबंधकार थे। श्याम सुंदर दास जी हैं, मिश्र बंधु हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, कमलेश शर्मा है, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध भी जो है द्विवेदी काल में बड़े प्रसिद्ध हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद बनारसी दास चतुर्वेदी बड़े प्रसिद्ध हैं। और बाबू बाल मुकुंद जो हैं
वो द्विवेदी काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। और इनका शिव शंभू का चिट्ठा इनका बड़ा प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, जो आपको 6 सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ने को मिलेगा। शिव शंभू के चिट्ठे के अंदर से ही उन्होंने जो है कई उसमें से निबंध ले रखे हैं, उसमें से उसका कुछ अंश जो है आपके सिलेबस में दे रखा है। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है शिव शंभू का चिट्ठा, बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध संग्रह माना जाता है। और ये द्विवेदी काल के बड़े प्रसिद्ध निबंधकार भी हैं। कछुआ धर्म बड़ा प्रसिद्ध निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। पुरानी पगड़ी, संगीत, ये भी जो आपके निबंध हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, जो कहानीकार भी थे और इन्होंने द्विवेदी काल के अंदर बड़े श्रेष्ठ निबंध भी लिखे। आचरण की सभ्यता बड़ा प्रसिद्ध निबंध है, जो अध्यापक पूर्ण सिंह जी का माना जाता है। सच्ची वीरता, मजदूरी, ये सभी के सभी निबंध जो हैं अध्यापक पूर्ण सिंह जी के हैं। तो द्विवेदी काल का अपने आप में निबंध के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है। द्विवेदी काल की सबसे बड़ी जो खास बात मैंने आपको बताई, एक तो सरस्वती पत्रिका का संचालन, संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात थी। यदि हम बात करते हैं तो इस काल के अंदर जो है खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, ये दूसरी उपलब्धि थी द्विवेदी काल की। तो इस प्रकार से द्विवेदी काल के साहित्यकारों ने भी निबंध के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि हम तीसरी बात करते हैं शुक्ल युग की, तो शुक्ल हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के श्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं और बहुत मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है और उनके हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रमाणित माने जाते हैं। तो हिंदी का शुक्ल युग निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का आगमन निबंध क्षेत्र में की बहुत बड़ी घटना है। वो हिंदी के श्रेष्ठ आलोचक और मूर्धन्य साहित्यकार माने जाते हैं। शुक्ल का बड़ा प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, जिसे हम चिंतामणि के नाम से जानते हैं। चिंतामणि के 2 भाग हैं, इसमें उनके बहुत सारे निबंध जो हैं संकलित हैं। इसमें साहित्यिक, आलोचनात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंध संकलित हैं। यदि आप शुक्ल के निबंधों को पढ़ेंगे तो उसमें जो है मनोवैज्ञानिक बिंदुओं की बड़ी सटीक चर्चा की गई है। उसमें जो है उसमें आलोचनात्मक निबंध उनके जो है चिंतामणि के अंदर जो भाग 2 है उसके 2 भागों में प्रकाशित है। चिंतामणि उनका जो निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो वो अपने आप में जो है उच्च कोटि के निबंध माने जाते हैं। उसके बाद शुक्ल जी ने लोभ, घृणा और करुणा आदि मनोभावों पर सफल निबंध लिखे हैं। यदि हम उनके मनोभावों की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने पाठकों को झकझोरने का कार्य किया है, तो वो लोभ, घृणा और करुणा के मनोभावों पर उन्होंने अपने निबंधों को लिखा है और पाठक को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या वास्तव में इन मनोभावों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो अपने आप में बहुत विचारपरक शैली के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध लिखे हैं और शुक्ल युग जो है वो निबंधों का एक प्रकार से गोल्डन पीरियड माना जाता है। शुक्ल युग के आगे यदि हम अन्य निबंधकारों की बात करते हैं तो उसमें अन्य निबंधकारों में बाबू गुलाब राय जी बड़े प्रसिद्ध हैं, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं, राधा कृष्ण दास बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह आदि, ये सभी के सभी जो हैं शुक्ल युग के बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं। यदि मैं अगले निबंधों की बात करता हूं तो गुलाब राय के 2 बड़े प्रसिद्ध निबंध हैं। एक तो उसमें है मेरी असफलताएं और दूसरा उनका ठलुआ कलब। ठलुआ कलब जो है गुलाब राय जी का बड़ा प्रसिद्ध निबंध है। इस युग के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मौलिक और प्रौढ़ शिक्षा का विकास हुआ। इस निबंधों की जो बड़ी खास बात है उसमें मौलिक और प्रौढ़ शिक्षा का काफ़ी विकास हुआ। इनके निबंधों के जो पाठक थे, निबंधों के जो पाठक थे, वो कहीं ना कहीं जो है वैचारिक शैली के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनमें विचारशीलता का जन्म हो रहा था और इनके पाठक भी विशेष प्रकार के पाठक होते थे, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग होता था, जो चिंतन कर सकता था मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर, आत्मपरक शैली पर जो चिंतन कर सकता था। तो इस प्रकार से जो है इस काल के निबंधों ने जो है अपने आप में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इन निबंधों ने हिंदी निबंध को एक प्रकार से, हिंदी गद्य को एक प्रकार से सही मार्ग दिखाने का कार्य किया। यदि हम शुक्ल युग की बात करते हैं, इस युग का निबंध साहित्य विषय, विचार और अभिव्यंजना शैली में उत्कृष्ट कोटि का जो है साहित्य माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रामचंद्र शुक्ल का जो युग है वो अपने आप में निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इस काल का जो निबंध साहित्य है वो विषय, विचार और अभिव्यंजना शैली में उच्च कोटि का निबंध माना जाता है। जैसा कि आपको पता है, अभिव्यंजना शैली हम उसको कहते हैं जिसमें गहरे अर्थ छिपे होते हैं, जिसमें भावों की गहरी अभिव्यंजना व्यक्त की जाती है, जिसमें जो है सामान्य अर्थ नहीं दिया जाता, जिसमें पाठक चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाता है।
तो ये कुछ विशेषताएं थी शुक्ल युग की निबंधों की। यदि हम बात करते हैं शुक्ल युग के बाद जो था वो शुक्लोत्तर युग था, तो शुक्लोत्तर युग की भी अपनी खास बात है। इस दौरान जो है बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं की संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि विज्ञान ने बहुत सारी उन्नति कर ली थी, बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण आ गए थे, जगह जगह जो है प्रिंटिंग प्रेस लगनी शुरू हो गई थी, छापे खाने की स्थापना हो गई थी, देश आज़ाद हो गया था। तो एक प्रकार से जो है सरकार ने भी जो है, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो है लेखन कार्य जो माना जाता है, पत्रकारिता जो मानी जाती है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो इसलिए इस काल में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं शुरू हो गई थी। तो जितनी पत्र पत्रिकाओं की संख्या बढ़ी तो सीधी सी बात है उसमें लेखन सामग्री भी काफ़ी छपने लगी, निबंध छपने लगे, उसमें लघु कथाएं छपने लगी, उसमें रिपोर्टार छपने लगे। जितनी भी गद्य की 90तर गद्य विधाएं हैं वो सभी के सभी जो है इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशन में आने लगी और पाठक भी काफ़ी बढ़ गया। तो ये शुक्ल युग की खास बात थी। इस युग की विशेषता थी कि इस युग में पत्र पत्रिकाओं की संख्या निरंतर बढ़ी। जैसा मैंने आपको बताया, इस काल के जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं उसमें जैनेन्द्र हैं, राहुल सांस्कृत्यायन हैं, रामविलास शर्मा हैं, महादेवी वर्मा हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, धर्मवीर भारती हैं, कुबेरनाथ रॉय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं। ये इस काल के बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं। महादेव जी वर्मा के आपने पढ़ा है, अतीत के चलचित्र हैं, समृद्धि की रेखाएं हैं, श्रृंखला की कड़ियां हैं। ये एक प्रकार से उनके संस्मरणात्मक निबंध हैं। ये संस्मरण 90तर गद्य विधा तो है ही, साथ ही संस्मरणात्मक निबंधों की कोटि में रखा गया है महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र को, समृद्धि की रेखाओं को और श्रृंखला की कड़ियों को। तो उसके साथ साथ आपने देखा धर्मवीर भारती बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं। उन्होंने जो है नाटक भी लिखे हैं और भी बहुत सारे, क्योंकि इस काल में जो भी साहित्यकार थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर अपनी लेखनी को आजमाया, चाहे उन्होंने कहानियाँ लिखी, चाहे उन्होंने निबंध लिखे, चाहे उन्होंने उपन्यास लिखे। वो हर तरह से बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। जैनेन्द्र के निबंध विचारात्मक है। जैनेन्द्र ने जितने भी निबंध लिखे हैं वो विचारात्मक निबंध हैं। उनमें कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक पक्ष ज़्यादा देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के युग, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जितने भी निबंध हैं उसमें संस्कृति का प्रेम दिखाई देता है, भारतीयता की बात दिखाई देती है, अतीत का गौरव गुणगान दिखाई देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आपको पता है शुक्लोत्तर युग के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। उसके बाद जो अगर यदि हम बात करते हैं तो उसमें अशोक के फूल और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह की बात करते हैं तो ये उनके दो प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं, अशोक के फूल और कल्पलता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद दूसरे जो है श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे जो है टीकाएँ लिखी हैं, आलोचनाएँ लिखी हैं, तो अपने आप में बहुत मूर्धन्य साहित्यकार थे। उसके बाद खरगोश के सींग, ये प्रभाकर माचवे का आत्मपरक निबंध संग्रह है। प्रभाकर माचवे भी शुक्लोत्तर युग में आते हैं और इनका बड़ा प्रसिद्ध निबंध संग्रह है खरगोश के सींग। अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, समृद्धि की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये संस्मरणात्मक निबंध माने जाते हैं हिंदी के। तो संक्षेप में स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो आज का निबंध साहित्य है वो विश्व की किसी भी भाषा से मुकाबला कर सकता है। आज की हमारी जो निबंध की गद्यात्मक शैली है वो इतनी उच्च कोटि की निबंध शैली है कि वो विश्व की किसी भी भाषा से मुकाबला कर सकती है। क्योंकि जैसा हम कहते हैं ना, शुरू में मैंने आपको बताया कि भारतीय जितने भी हिंदी भाषा के निबंध थे उन पर कहीं ना कहीं अंग्रेजियत का प्रभाव था, क्योंकि वो हमारा भारतीय युग जो है एक प्रकार से निबंध का प्रारंभिक युग था। तो उस समय इतनी विकसित शैली नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे साहित्यकार आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे युग आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियां बदलती गई, फिर समाज के अंदर एक नई मनोवैज्ञानिकता आ गई, आत्मपरक शैली विकसित हुई। तो इन सारी चीज़ों में विकसित करते करते जो है आज हमारी निबंध शैली इतनी विकसित है हिंदी साहित्य की कि ये विश्व की किसी भी उच्च कोटि की भाषा से मुकाबला कर सकती है। यह विश्व के किसी भी उच्च कोटि के निबंधों से जो है आज के हमारे हिंदी के निबंध जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। आज हम पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि आज भारत एक स्वतंत्र देश है। भारत अपने आप में, भारत में एक विद्वानों की एक पूरी एक जमात है जो निरंतर जो है चिंतन करती है और लेखन कार्य करती है। और हिंदी साहित्य आपको पता है आज काफ़ी उन्नत हो गया है, समृद्ध हो गया है। इसमें अनेक नए निबंधकार आ रहे हैं, इसमें नए कहानीकार आ रहे हैं, नए उपन्यासकार आ रहे हैं, लघु कथाएं लिखी जा रही हैं, टिप्पणियाँ लिखी जा रही हैं। तो इस प्रकार से गद्य की धारा भारतेंदु युग से चली थी वो आज वर्तमान में 2021 में बहुत ज़्यादा उन्नत हो गई है, बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गई है। और इसमें निबंध, जिसको हम ये कहते हैं कि अगर आधुनिक
गद्य का विकास नहीं हुआ होता तो निबंध का भी अस्तित्व नहीं होता। तो यह नव्यतर विधा जो है अपने उत्कृष्ट रूप में आज हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको हिंदी निबंध के उद्भव और विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इन बिंदुओं के बारे में आपको बताया। तो मैं समझता हूँ इन बिंदुओं के माध्यम से आपको हिंदी निबंध का विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि अगले किसी वीडियो में मैं आपको फिर जो है आपका आधुनिक गद्य हिंदी के किसी नए विषय को लेकर के आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।